आज हम पढ़ेंगे दो आवेशों के बारे में। जैसे एक है धनावेश, दूसरा है ऋणावेश। अगर धनावेश और ऋणावेश है तो इन दोनों के बीच में क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। परंतु अगर मान लीजिए यहाँ एक धनावेश है, यहाँ एक धनावेश है, तो मेरे को पता है दोनों एक जैसे हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्सिव फोर्स लगता है, मतलब एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो जब ये प्रतिकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, तो ये किस वजह से लगता है, ये बताया था कूलाम ने। तो यहाँ देखिए, हम बात करेंगे आज कूलाम के नियम के बारे में। अब कूलाम ने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए दो आवेश है, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, इनके बीच में कुछ न कुछ दूरी है। यहाँ R मेरे पास इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे कौन उपस्थित है? इनके बीच में निर्वात उपस्थित है। तो कूलाम ने बताया कि इनके बीच में लगने वाला बल है वो किसके समानुपाती है, या कहें तो किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, Q1 और Q2, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती है। परंतु व्युत्क्रमानुपाती संबंध, या कहें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन किसके साथ है? इसकी दूरी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। अब बात रही यहाँ भी, इसे मैं नाम दे दूँ समीकरण नंबर 1, इसे नाम दे दे समीकरण नंबर 2। ये आ गई समीकरण 1, ये आ गई समीकरण नंबर 2। अगर इन दोनों समीकरण मैं लिखूँगा समीकरण 1 व 2 से, इन दोनों समीकरण को अगर एक साथ कर दें, हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, F समानुपाती है Q1 Q2 अपॉन में R²। इन सारों को एक साथ ही लिख दिया मैंने। अब मेरे को पता है समानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ क्या आएगा? एक नियतांक आएगा। तो F बराबर K यहाँ नियतांक है, Q1 Q2 अपॉन में R²। तो यही क्या है? यही कूलाम के नियम को बताता है। दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल को इसी प्रकार लिखा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब बात रही, यहाँ मैंने खाली इसका परिमाण लिखा है, परंतु हमें क्या इसकी दिशा भी लिखनी होती है। तो अगर मान लीजिए इसकी मैं दिशा लिखूँगा, हम एक कार्तीय तल का निर्माण करते हैं। यहाँ मैंने एक कार्तीय तल का निर्माण किया है। यहाँ क्या है? एक है x अक्ष, ये है y अक्ष। यहाँ मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,0 है। मूल बिंदु को O से मैंने दर्शाया है। यहाँ कोई एक आवेश उपस्थित है जो है Q1, यहाँ दूसरा आवेश उपस्थित है जो कि है Q2। यहाँ इससे जो स्थिति सदिश है, इसका जो स्थिति सदिश है, इसे मैं नाम दे दूं R1 सदिश। इसे मैंने नाम दिया जो कि Q2 की स्थिति को दर्शाता है, ये है R2 सदिश। अगर मैं Q1 से Q2 तक बात करता हूँ, अगर मैं Q1 से Q2 तक बात करता हूँ तो वो क्या होगा? R2 सदिश माइनस R1 सदिश, जो बताएगा R21 सदिश को बताएगा। R21 सदिश का मतलब है क्या कि हम यहाँ 1 से लेकर 2 तक बात, ये 2 पर 1 के कारण हम बात करते हैं। देखिए, R21 को पढ़ने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, ये Q1 भी इस पे बल लगाएगा, ये Q1 Q2 पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो हम इसे क्या नाम देंगे? F21 सदिश नाम देंगे। अगर मान लीजिए कि ये Q2 Q1 पे हम Q1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो उस टाइम पे जो बल लगेगा उसे हम क्या नाम देंगे? F किस पर? 1 पर 2 के कारण, F12 सदिश से बोलेंगे। अब यहाँ जब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है तो यहाँ इसकी स्थिति भी बदल जाएगी। ये हम बात करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अगर मेरे को लिखना है F21 सदिश, तो मैं इसे क्या लिखूँगा? इसे क्या लिखेंगे? देखिए, K तो मेरे पास कांस्टेंट है, Q1 Q2 अपॉन यहाँ जो R² लिखता हूँ, इसकी जगह क्या आ जाएगा? R21 आ जाएगा। यहाँ मान लीजिए क्या आएगा? R21 कैप, यही आएगा। इसे हम बोलते क्या हैं?
इसे हम बोलते हैं एक के ऊपर किसके कारण, दो के कारण। मतलब दो ने बल लगाया किसके ऊपर, एक के ऊपर लगाया। तो यहाँ देखिए, अब मैं इसे स्थिति सदिश के रूप में लिखूंगा तो क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन, इसे क्या लिखेंगे, R2 सदिश माइनस R1 सदिश। इसके परिमाण मेरे को पता है, अगर मेरे को यहाँ स्क्वायर लगाना है तो परिमाण का स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा। अगर यहाँ मैं कैप के फॉर्म में लिखता हूँ, एक चीज़ आपको पता है कि अगर हम किसी एकांक सदिश को लिखते हैं तो वो क्या होगा, सदिश बटे सदिश का परिमाण, ये लिखा जाएगा, सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो यहाँ देखिए, अगर मैं इसका सदिश लिखूं, सबसे पहले तो R21 के फॉर्म में लिखूंगा, तो यहाँ ऊपर तो लिखा जाएगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश, ये हुआ सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो यहाँ सदिश का परिमाण क्या होगा, R2 सदिश माइनस R1 सदिश, इसका परिमाण। क्या हम इसे ऐसे लिखेंगे। और यहाँ जब आप डिनोमिनेटर में मतलब नीचे वाली साइड देखेंगे, ये वाला और ये वाला टर्म एक जैसा है। यहाँ पावर कितनी 2 है, यहाँ पावर कितनी 1 है। तो क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन R2 सदिश माइनस R1 सदिश बटे में इन दोनों का क्या हो जाएगा, R2 सदिश माइनस R1 सदिश पावर 2 + 1 3। तो ये किसे बताता है, ये हमें बताता है F21 सदिश को बताता है। अब ये F21 सदिश लिखा कि कूलम के नियम में होता क्या है कि दो आवेश होते हैं, उनके बीच में दूरी होती है, और यहाँ पे हमारे पास ये सूत्र निकल के आता है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास एक के क्या है, एक नियतांक या कहें तो कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है, एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है। अब इस के बारे में हम बात करते हैं। तो के की जो वैल्यू है वो क्या होती है, ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ अगर इस वैल्यू को मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ, मतलब इसे सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ आता है 9 × 10⁹ इसकी यूनिट बताते हैं। इसकी यूनिट मैं कैसे निकाल के लाऊंगा, यहाँ देखिए, मेरे पास फॉर्मूला आता है बराबर के Q1 Q2 अपॉन R²। मेरे को के की यूनिट को देखना है कि के की यूनिट कैसे निकालेंगे। तो के बराबर क्या होगा, यहाँ R² को F के मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, अपॉन में यहाँ Q1 Q2 आ जाएगा डिवाइड में, K = 2। देखो फोर्स की जो यूनिट है वो मेरे पास क्या आती है, न्यूटन, इनटू यहाँ डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास के की यूनिट निकल के आ गई, तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आएगा न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। बात रही सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होता है निर्वात में विद्युतशीलता या परावैद्युतांक इसे बोला जाता है। इसका जो मान है सिद्धांत ये निर्वात में 8.854 × 10⁻⁻12। अब बात रही कि सर इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे। देखिए इसकी भी यूनिट निकालना वैसा ही आसान है कि F = होता है के Q1 Q2 अपॉन R²। के का मान मेरे को पता है, के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। अब मैं खाली एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए, इससे मेरे को यूनिट चाहिए, तो यहाँ मैं एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेके आ जाता हूँ, ये अपॉन में 1/4 पाई, इस एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ आ गया और ये फोर्स आ गया यहाँ पे, और Q1 Q2 अपॉन में R²। एप्सिलॉन नॉट = यहाँ देखिए Q1 Q2 तो देखिए इस चार्ज की यूनिट कूलम स्क्वायर, अपॉन में यहाँ है फोर्स की होती है न्यूटन इनटू, और यहाँ डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर। याद रखने के लिए आप ऐसे रख सकते हैं कि यहाँ के की यूनिट ये आई, इसके व्युत्क्रमानुपाती या कहें तो इन्वर्सली रिलेशन एप्सिलॉन नॉट का है,
तो इसकी जो यूनिट है वो इसका उल्टा कर दो, यही अपने पास है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। ये आ गई अपने पास एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। अब हमने यहाँ के के बारे में ये पढ़ा, तो के बारे में पढ़ने से हमें हमारे पास ये एप्सिलॉन नॉट आया जिसे विद्युतशीलता या पराविद्युतांक हम बोलते हैं। अब ये तो विद्युतशीलता है निर्वात में, परंतु मान लीजिए कि दो आवेशों के बीच में हमने निर्वात की जगह कोई माध्यम भर दिया। अब वो माध्यम हवा भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे विद्युतशीलता हवा या कोई और माध्यम हमने इसमें फिल कर दिया, कोई गैस है, तो उसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम बात करते हैं एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। इसके बारे में हम बात करते हैं, जिसमें देखिए एप्सिलॉन क्या होता है, ये होता है निरपेक्ष, ये होता है निरपेक्ष विद्युतशीलता, ये होता है निरपेक्ष विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात में विद्युतशीलता, ये होता है निर्वात में विद्युतशीलता। बात रही एप्सिलॉन आर क्या होता है, ये होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये है आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये इनके बीच में होता है संबंध। मतलब एप्सिलॉन आर को हम कैसे लिख सकते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता को लिखने का तरीका है किसी माध्यम में विद्युतशीलता और इसके डिवाइड में क्या है, निर्वात में विद्युतशीलता। ये अपने को पता होना चाहिए। ये इसका सही कर देते हैं इसे, ये है अपना फॉर्मूला निकल के आता है। अब हम बात करते हैं कि जब किसी दो आवेशों के बीच में अगर निर्वात है तो यहाँ लगने वाला जो बल है वो ज़्यादा होता है, परंतु अगर उन आवेशों के बीच में निर्वात न होकर कोई माध्यम आ जाता है तो बल का मान कम हो जाता है। ये हम देखते हैं किस प्रकार से कम हो जाता है। मान लीजिए निर्वात में लगने वाला बल को मैं एफ नॉट बोल दूं, तो इसका जो सूत्र है वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात में विद्युतशीलता। और आगे मेरे पास आएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसे मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दिया। दूसरा, किसी माध्यम में लगने वाला जो बल है, मान लीजिए अब दोनों आवेशों के बीच में कौन आ गया, कोई भी XYZ मेरे पास यहाँ बीच में माध्यम आ गया, तो यहाँ मीडियम M लिख दूँ, तो यहाँ मीडियम में जो लगने वाला विद्युत बल है वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। साथ में मैंने ये भी पढ़ा है एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ देखिए एप्सिलॉन जिसके बराबर है वो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ इसकी जगह। देखिए किसकी जगह है, ये वाला जो टर्म है इस वाले टर्म की जगह कौन आ जाएगा, ये एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहाँ इसकी जगह हम पुट करते हैं। देखिए यहाँ Fm बराबर मेरे पास क्या आएगा, 1/4 पाई, इस एप्सिलॉन की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ये हमने रिलेशन पढ़ा था, और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ ये वाला जो पूरा है ये हमें समीकरण 1 में जो दिया है वही है, तो यहाँ मैं लिखूँ समीकरण 1 से। अगर समीकरण 1 से देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही पूरी समीकरण 1 है, परंतु ये किसके बराबर है, ये F नॉट के बराबर है। तो Fm बराबर किसके आएगा, इस पूरे की जगह तो मैंने लिख दिया F नॉट और अपॉन में मेरे पास है एप्सिलॉन R। तो ये वाला मेरे पास रिलेशन निकल के आ गया, जो कि क्या है, अब देखिए यहाँ निर्वात में जो विद्युतशीलता है इसके डिवाइड में एप्सिलॉन R आया है। इसका मतलब है क्या कि माध्यम में निर्वात की तुलना में क्या होता है, कम होता है। निर्वात में तो क्या होता है,
ये विद्युत बल का मान ज़्यादा होता है, कूलाम बल का मान ज़्यादा होता है, परंतु अगर वहीं इसके बीच में माध्यम आ जाए तो निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन आर गुना वो कम हो जाता है। तो हमने कूलाम के बल के बारे में पढ़ा था। कूलाम के बल दो आवेशों के बीच विद्युत बल या कहें परिमाण दूरी के मध्य निर्भरता, ये वाला सूत्र हमने पढ़ लिया था, बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसे, ये परिमाण है, परंतु इसमें हमने अभी तक दिशा को शामिल नहीं किया है, यहाँ दिशा को हम शामिल करेंगे। इससे आगे वाली स्लाइड में आप देखिए कि इसका मूल सिद्धांत क्या है कि निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है। आकर्षण प्रतिकर्षण बल तो लगता ही है, जैसे मान लीजिए दो धनावेश है तो उसके बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। परंतु वहीं दोनों आवेशों के बीच में एक धनावेश है एक ऋणावेश है तो उनके बीच में क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना। ऐसे ही मान लीजिए बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती परंतु दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वही वाला रिलेशन है जो हमने पढ़ा था। इसे समीकरण 1 नाम दिया था, इसे समीकरण 2 नाम दिया था, और साथ ही में हमने Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लेके आ गए थे और F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आया था, यही आया था ना। अब देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है दो आवेश है, इनके बीच की दूरी r है ना। अब यहाँ इसका अंतिम सूत्र ये आता है, यहाँ समान अगर आवेश है तो प्रतिकर्षण लगता है, विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल लगता है। यहाँ क्या लिखा है देखिए, कूलाम के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप में ये R21 सदिश को दर्शाता है। अगर मैं वहाँ R12 सदिश लिखूँ वो क्या होगा, R1 सदिश माइनस R2 सदिश होगा। मेरे को पता है कि अगर Q1 Q2 पे बल लगाता है तो यहाँ कूलाम बल क्या होगा, F किसके ऊपर है, 2 के ऊपर है, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, तो ये F21 सदिश होगा जब इसके ऊपर बल लगेगा। परंतु वहीं मान लीजिए यहाँ बल लग रहा है तो ये क्या होगा, 2 के ऊपर 1 के ऊपर, ये क्या आएगा 1 के ऊपर, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। तो ये पर्सपेक्टिव से है कि ये भी इस पे बल लगा रहा है और वो भी इस पे बल लगा रहा है। तो इस स्थिति में हम यहाँ R12 या कहें तो F12 का उपयोग करते हैं। वही मान लीजिए इसका होगा, यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये क्या है R21 सदिश होगा और इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये R21 सदिश। R21 सदिश से हम इसका सूत्र लिख सकते हैं। इसे कैसे लिखते हैं देख भी लीजिए, F21 सदिश किसके बराबर है, के Q1 Q2 अपॉन में, यहाँ हमें इसका लिखना है, ये क्या होगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश, इसके ऊपर क्यूब होगा, ये हमने डेरिवेशन भी किया था, और साथ में ऊपर आएगा इसका सीधा सदिश R2 सदिश माइनस R1 सदिश। इसे ऐसे लिखा जा सकता है और इसकी जगह ही 1 2 भी संभव है। आगे वाली स्लाइड में k का मान हमने देखा, k का, तो यहाँ k के दो मान संभव है। k का मान एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा और दूसरा मान 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये क्या है, संभव है। यहाँ देखोगे तो आप एप्सिलॉन नोड निर्वात में विद्युतशीलता, इसका मान क्या होता है 8.854 × 10⁻⁻12 संभव है। यहाँ इसका जो मात्रक है, इसका जो मात्रक लिखा है उसका क्या करोगे आप, उल्टा कर दोगे तो कूलम स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, न्यूटन × मीटर स्क्वायर, ये इसका निर्वात में विद्युतशीलता हो गया। तो आप एप्सिलॉन नोड का मान यहाँ रखोगे तो k का मान निकालोगे तो ये मान आएगा जो कि एक कांस्टेंट की वैल्यू है। इसके बाद में परावैद्युतांक माध्यम का प्रभाव कैसे बढ़ता है, हमने ये रिलेशन भी पढ़ा था कि किसी मीडियम में लगने वाला फोर्स किसके बराबर है, यहाँ निर्वात में लगने वाले बल और अपॉन में एप्सिलॉन r, रिलेटिव परमिटिविटी, इसके बराबर है। तो यहाँ क्या है, यदि आवेशों के बीच निर्वात की जगह कोई माध्यम हो तो विद्युत ध्रुवण के कारण बल का मान घट जाता है। ये क्या हो जाता है, निर्वात में तो ज़्यादा होता है परंतु माध्यम में क्या होता है, इसका मान घट जाता है। इसे रिलेटिव परमिटिविटी या फिर एप्सिलॉन r द्वारा दर्शाया जाता है।
एफ नोट बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इसका सूत्र है, और एफ एम का सूत्र हमारे पास ये निकल के आता है जो हमने बताया था। हाँ, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर में जो संबंध है ये भी हमने बात कर ली। एप्सिलॉन आर क्या है? निरपेक्ष विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नोट क्या है? निर्वात में विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर क्या है? अपेक्षिक विद्युतशीलता। इसके बाद में जो हमने पढ़ा था, जो इम्पोर्टेंट सूत्र है उसके अपने को थोड़ा इसका ध्यान रखना है। एफ का आ गया बल का परिमाण है, के का हमें पता है कि 1/4πε, या फिर यहाँ पे 9 × 10⁹ ये होगा। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होगा। ये अपने पास आ गया था। इसका उल्टा इसकी यूनिट है, ये भी ध्यान में रखिए, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन का ये रिलेशन और साथ में ये वाला है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद अपने आता है अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब अध्यारोपण का मतलब हम क्या समझते हैं? जब मान लीजिए बताना चाहें तो 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति जब मिलके एक को ही क्या कहते हैं पकड़ के कूट दे तो वो क्या होता है? अध्यारोपण होता है। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति भी इसी पे ही बल लगा रहा है, ये व्यक्ति भी इसी पे ही बल लगा रहा है, जो कमज़ोर हो रहा है उस पर बल लग रहा है, तो 4 व्यक्ति मिलके क्या कर रहे हैं? एक के ऊपर ही बल लगा रहे हैं, तो वही क्या अध्यारोपण है? वही अध्यारोपण है। या कहूँ तो कोई एक यहाँ मेरे पास चीज़ पड़ी है, उस चीज़ पे मैं ऐसे डालता गया, एक वज़न डाला, 2 वज़न डाला, मतलब कोई पत्थर रखता गया, तो वो क्या है? सारे पत्थर इसी पे ही बल लगा रहे हैं, तो वो भी क्या है? एक अध्यारोपण ही तो है। तो वैसे ही मान लीजिए कई आवेशों के कारण किसी आवेश पर लगने वाला कुल विद्युत बल का सदिश योग क्या होता है? अध्यारोपण होता है। जैसे F बराबर F1 F2 F3 Fn, ये क्या है? अध्यारोपण को बताएगा। जैसे हम इसका देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ मेरे पास आवेश है, ये मान लीजिए Q1 आवेश है जो धनावेशित है, ये है Q2, यहाँ पे Q3, और ऐसे करते करते यहाँ मेरे पास आवेश है Qn आवेश। यहाँ बीच में एक आवेश है जो कि है Q नोड, जो है परीक्षण आवेश। ये क्या है? परीक्षण आवेश, या इसे टेस्ट चार्ज बोला जाता है, जिस पे हमें यह देखना है कि इस पे कितना बल लग रहा है। तो मेरे को पता है ये सब धनावेश प्रकृति के हैं, तो ये भी क्या करेगा? इस वाले आवेश पर, इस वाले आवेश पे क्या लगाएगा? इस वाले आवेश पे क्या लगाएगा? विद्युत बल लगाएगा। इसने लगा दिया, इसे मैं नाम देता हूँ F1 सदिश। ऐसे ही मान लीजिए Q2 भी क्या करेगा? इस वाले आवेश पे बल लगाएगा, इसी पे ही, ये होगा F2 सदिश। Q3 भी क्या करेगा? इस पर बल लगाएगा, ये मेरे पास आएगा F3 सदिश। Qn भी बल लगाएगा, ये आ गया Fn सदिश। जैसे मान लीजिए Q1 और Q नोट, इसे मैं अलग कलर से कर देता हूँ। ये देखिए, ये Q नोट है, यहाँ है, तो जैसे Q1 और Q नोट, इसके बीच की दूरी को R1 सदिश से दिखाया मैंने, इसके बीच की दूरी को R2, इसके R3, और ये है Rn। तो मेरे को पता है कि ये सारे ही अगर इस पे बल लगा रहे हैं, तो हमने अभी जैसे कूलम का बल पढ़ा था, उसमें Q1 और Q नोट 2 आवेशों के बीच विद्युत बल लग रहा है। तो यहाँ इसका परिणामी बल अगर मैं निकालूंगा, नेट फोर्स निकालेंगे, तो वो सब के सदिश योग के बराबर होगा F1 सदिश, F2 सदिश, F3 सदिश, और ऐसे करते करते Fn सदिश। इसे ऐसे लिखा जा सकता है। साथ ही में देखिए, अगर मैं F1 लिखता हूँ, मतलब मेरे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मेरे पास F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये होता है कूलम के बल का सदिश रूप में। अब यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूँ, Q1 और Q2 के रूप में हम किसे लेंगे? यहाँ देखिए, Q1 के रूप में मान लीजिए ये Q नोट ही रहेगा। अगर मान लीजिए Q1 Q2 ये हो गया, Q1 की जगह Q नोट, Q2 की जगह कौन आ गया? ये Q2 आ गया।
Q1 की जगह Q0, Q2 की जगह ये Q3 आ जाएगा। हमें कोई दो आवेश लेने हैं तो पहले ये दो आवेश ले लेंगे, फिर ये दो, फिर ये और फिर ये। तो यहाँ हम नेक्स्ट स्लाइड में ये करते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट है, मेरे को नेट फोर्स निकालना है, तो वो क्या होगा, शुरू में देखिए यहाँ F1 निकालना है, तो F1 किसके बीच में लग रहा है, Q1 और Q0 के बीच में लग रहा है। तो मैं इसे लिखूंगा क्या कि Q1 Q0 अपॉन इसके बीच की दूरी R1 मैंने ली है, R1 का स्क्वायर R1 कैप, यही होगा। ऐसे मान लीजिए F2 लिखूंगा तो K Q2 Q0 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप, Q3 K Q3 Q0 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप प्लस, ऐसे करते करते हमारे पास क्या आएगा, Qn आ जाएगा, जो कि होगा K Qn Q0 अपॉन Rn का स्क्वायर Rn का कैप। हमने क्या किया, जो कूलम के बल के रूप में लिखते हैं वैसे ही हमने यहाँ हर एक को इसे थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे, देखिए यहाँ अगर मैं देखूँ तो आप देख पाएंगे इसमें K सब में है, Q0 सब में है, सब में देखिए K भी उपस्थित है और Q0 भी उपस्थित है। तो जो उपस्थित है उसे मैं क्या कर दूंगा, कॉमन ले लूँगा। तो F नेट बराबर मेरे पास क्या आएगा, मैंने K और Q0 को कॉमन ले लिया, और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, ये आएगा। तो ये सारा कुछ हम लिख देते हैं। यहाँ ऊपर बचेगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप, Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप। ऐसे करते करते Qn मेरे पास क्या आएगा, Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप, यही आएगा। मतलब मैंने क्या किया, सब में जो कॉमन आ रहा था उसे बाहर ले लिया। इसे बाहर लेने के बाद में आप देखेंगे Q1 R1 कैप। अगर मैं इन सारों का सम करूं तो सम का मतलब क्या है, यहाँ मैं समीशन लगाऊंगा। तो हम इसे समीशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। F नेट परिणामी बल मेरे पास क्या आएगा, K Q0 तो मैंने बाहर लिया था, अंदर मेरे पास जो बचा था उसे मैं समीशन फॉर्म में लिख दूं। सम किसका, I बराबर 1 से लेकर n तक किसका, जहाँ जहाँ मेरे पास नंबर आ रहे हैं ना, देखिए Q1 R1 इनकी जगह मैं I पुट कर दूंगा, QI अपॉन RI का स्क्वायर RI का कैप, ये आएगा। तो ये हमारे पास आता है कि किसी एक आवेश पर उस निकाय में उपस्थित अन्य आवेश जो परिणामी बल लगाते हैं उनका सदिश योग, ये परिणामी बल का सदिश योग है अपने पास, जो यही क्या होता है, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब इसके बारे में हम देखते हैं जो हमने लिखा है। देखिए हमें अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना है, ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखिए यहाँ मुख्य कथन है, किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल प्रत्येक आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये हमने बात कर ली। प्रत्येक बल के अलग अलग कूलम लॉ से हम निकाला जाता है। मतलब हम क्या करते हैं, उन आवेशों का सदिश योग करते हैं और सदिश योग में हर एक बल का कूलम का नियम लगा देते हैं, Q1 Q2 वाला। उसके बाद फिर बलों की दिशा सहित वेक्टर सम कर दिया जाता है। मतलब हम क्या कर देते हैं, सारों का वेक्टर सम कर देते हैं। यहाँ देखिए तो F1 F2 ये क्या है, ये वेक्टर को F टोटल को बता रहा है, टोटल जो फोर्स है। तो F वेक्टर F1 सदिश F2 सदिश F3 सदिश Fn सदिश हमने निकाला था। फिर वहाँ में यहाँ देखिए इसका गणितीय रूप हम इसमें लिखते हैं और F1 का मान Q1 अपॉन R1 Q2 R2 Rn तक ऐसे इन सारों का सम किया जाता है। हमने ये अभी किया था एक्सप्लेनेशन।
और उसके बाद में हमारे पास लास्ट में ये फॉर्मूला निकल के आता है समेशन आई बराबर 1 से लेकर n QI अपॉन RI स्क्वायर RI कैप। तो यहाँ ये क्या हुआ अध्यारोपण। तो आज की क्लास M में हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो हमने कूलम का नियम पढ़ लिया कि दो आवेशों के बीच में कैसे बल कार्य करता है। परावैद्युतांक के बारे में पढ़ लिया कि अगर मान लीजिए दो आवेशों के बीच में कोई हमने ये निर्वात की जगह कोई माध्यम डाल दें तो क्या होता है, बल में कमी आती है। और हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ एक नियतांक पढ़े, एप्सिलॉन नॉट निर्वात में विद्युतशीलता का हमने पढ़ा, जो कि क्या आया 8.854 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा। साथ में हमने आज क्या पढ़ा, साथ में हम अध्यारोपण पे आ गए कि भाई सारे मिलके एक को पिटे तो क्या माहौल बनता है, वही तो होता है अध्यारोपण। सारे आवेश एक पे ही क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और हमने उस बल का क्या किया, हमने उस बल का सदिश योग निकाल लिया, तो हमारे पास ये अंतिम अध्यारोपण के सिद्धांत से बल निकल के आ गया। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।